Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या था, वो है सबसे पहले तो वेस्कुलर चेंजेस हमने डिस्कस किया, हल्के किस तरह होगा, और फिर उसमें एक्सुडेट वगैरह बनना, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। उसके बाद आज जो है वो है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट के वाइट ब्लड सेल साइट ऑफ द इंजरी पे या साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन पे किस तरह आ रहा है, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में ये ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट किस तरह हो रहा है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से सेल हो रहा है और किस तरह, किस प्रोसेस की तरह हो रहा है, और कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो वो हम इसी टुडे लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज़ द जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द वेसल टू द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे भी इंजरी होंगी, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होंगे, वहाँ पे बेसिकली वाइट ब्लड सेल कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो ब्लड वेसल से ल्यूकोसाइट साइट ऑफ द इंजरी पे आना, साइट ऑफ द इंजरी पे चले जाना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट है। इट्स अकर क्विकली आफ्टर वेस्कुलर इवेंट्स। जिस तरह हमने पहले वेस्कुलर इवेंट्स को डिस्कस किया, उसी वेस्कुलर इवेंट के बाद क्विकली ये ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो रहा है। मेजर ल्यूकोसाइट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर फेगोसाइट। इसमें मोस्टली फेगोसाइट इन्वॉल्व होंगे जो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स है, न्यूट्रोफिल है, और मानो न्यूक्लियर सेल्स है जिस तरह मैक्रोफेजेस है। तो ये दोनों कॉमन है मोस्टली, ये इसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में या फेगोसिटिक प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट सेल्स है। तो अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर ले तो उसमें मोस्ट प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल होंगे, और इसके बाद अगर क्रॉनिक की बात कर ले तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है। तो क्रॉनिक में मोस्टली पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स के बजाय मैक्रोफेजेस होंगी। रिक्रूटिंग ल्यूकोसाइट क्लियर अप इंजर्ड टिश्यू एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब एंड फॉरेन बॉडीज। अब ये जो सेल्स आएंगे WBC या वाइट ब्लड सेल, इसकी फंक्शन क्या है? ये साइट ऑफ द इंजरी में जो इंजर्ड टिश्यू है, जो माइक्रोब्स है या फॉरेन बॉडीज है, उसको इनगल्प करके ख़त्म कर देंगे। तो ये उसके लिए ये ल्यूकोसाइट वहाँ पे साइट ऑफ द इंजरी पे या इन्फ्लेमेटरी साइट पे ये आ रहा है। बट व्हेन स्ट्रांगली एक्टिवेटेड मे डैमेज नॉर्मल होस्ट सेल। लेकिन अगर सिवियर इंजरी हो तो ये ओवर एक्टिवेटेड अगर हो जाए तो ये अपनी टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर सकती है। तो इसके बाद है कि मल्टीपल स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसमें डिफरेंट फेजेस हैं कि उस फेजेस के थ्रू ये वेसल से कहाँ पे आएंगे? साइट ऑफ द इंजरी में ये आएंगे। इनसाइड द ल्यूमेन फेज, ये डिफरेंट इसमें फेजेस हैं। तो इनसाइड द ल्यूमेन मीन वेसल्स के अंदर जो फेजेस है वो कौन कौन से फेजेस हैं, और इसके बाद फिर वेसल से जब बाहर आएंगे तो वो कौन से फेजेस हैं। तो इनसाइड द ल्यूमेन फेजेस में मोस्ट इम्पोर्टेंटली मार्जिनेशन है। नॉर्मली सेल्स क्या होता है, वो वेसल्स के दरमियान में फ्लो कर रहा है, जो वाइट ब्लड सेल्स है। जब ये सेल्स साइट पे आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम मार्जिनेशन कहते हैं। उसके बाद है रोलिंग, है कि ये जब वेसल्स वॉल के साथ ये रोल बैक कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम रोलिंग कहते हैं। और उसके बाद है एडहेशन, और एडहेशन के बाद फिर है मार्जिनेशन अक्रॉस द एंडोथेलियम, और लास्ट वन है मार्जिनेशन इन द माइग्रेशन इन द टिश्यू या कीमोटेक्सिस। और फिर ये वेसल्स है टिश्यू में आएंगे, और टिश्यू में फिर ये कीमोटेक्टिक फोर्स के या कीमोटेक्सिस के थ्रू साइट ऑफ द इंजरी पे चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे इंजरी होंगे या इन्फ्लेमेशन होंगे वहाँ पे क्या होगा? जब डैमेज सेल्स होंगे वो डिफरेंट केमिकल रिलीज करेंगे, वो केमिकल क्या करेंगे? सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये कीमोटेक्टिक या कीमोटेक्सिस है। ये पिक्चर आप लोगों के सामने है कि नॉर्मल एक्सियल फ्लो में, अगर नॉर्मल एक्सियल फ्लो है या नॉर्मल वेसल्स में फ्लो है तो ये सेल वेसल्स के दरमियान में फ्लो करेंगे। लेकिन जब ये
इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होंगे तो ये मार्जिनेशन, ये सेल्स क्या हो जाएंगे, इसी तरह ये साइड पे आएंगे। नॉर्मली तो ये जस्ट सेंटर में है, लेकिन जब ये साइड पे आएंगे इसी तरह, तो इसको हम कहेंगे कि ये मार्जिनेशन एंड फेमेंटिंग है। इसके बाद है रोलिंग एंड एडहेशन। जब ये सेल्स इस एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होंगे तो इसमें टू टाइप्स ऑफ अटैचमेंट है। एक ट्रांजिएंट अटैचमेंट है जिसको हम रोलिंग कहते हैं, उसके थ्रू रोलिंग होंगे, और एक अटैचमेंट है जिसको हम कहते हैं एडहेशन। और जब ये एडहेयर होंगे फॉर लॉन्ग टाइम इस एंडोथेलियल सेल्स के साथ मोर टाइटली, अब ये रोलिंग जो है वो स्लाइटली ट्रांजिएंट पीरियड के लिए होंगे और ये इतना टाइटली एडहेयर नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे एंडोथेलियल सेल्स के साथ। लेकिन उसके बाद ये एडहेशन होंगे तो एडहेशन में ये मोर टाइटली एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होंगे। उसके बाद जो लास्ट जो ल्यूमिन फेज वाला ऑप्शन है वो है इमिग्रेशन एंड डायफेडिसिस। तो इमिग्रेशन में क्या होंगे कि जब ये सेल्स यहाँ पे एडहेयर है, एडहेशन इसने की है, तो ये सेल्स फिर ये एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है उसी स्पेसेस के थ्रू ये टिश्यू में चले जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे इमिग्रेशन। तो मार्जिनेशन, सबसे पहले सेल्स सेंटर में होंगे, उसके बाद मार्जिन पे आएंगे, मार्जिन के बाद ये एंडोथेलियल सेल्स के साथ स्लाइटली अटैच होंगे, उसको हम रोलिंग कहते हैं। उसके बाद ये टाइटली अटैच होंगे, उसको हम कह दें कि ये एडहेशन है। और ये जो रोलिंग है ये पी और एल और ई सिलेक्टिन के थ्रू अटैच होंगे, और जो एडहेशन है वो इंटीग्रीन के थ्रू अटैच होंगे। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि रोलिंग में कौन से मॉलिक्यूल या रिसेप्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो सिलेक्टिन है, और जो एडहेशन है उसमें कौन से रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रीन है। उसके बाद फिर ये इमिग्रेशन हो जाते हैं और ये वेसल से बाहर टिश्यू में चले जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, लेकिन इस स्टेप्स को हम डिटेल में आगे लेके जाएंगे। ये वही सिनारियो है कि सबसे पहले ये जस्ट ये वेसल्स हैं, ये जो आपको पिंक सा नज़र आएंगे ये वेसल्स वाल है। तो बेसिकली ये जो वाइट वेसल है ये सेंटर में फ्लो कर रहा है, तो ये मार्जिन पे आएंगे, ये मार्जिन पे आएंगे, और मार्जिन के बाद ये पी और ई और एल सिलेक्टिन के थ्रू ये इस एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होंगे। इसी तरह अटैच होंगे कि सबसे पहले ये पी सिलेक्टिन के साथ, फिर एल सिलेक्टिन और इसी तरह ई सिलेक्टिन। तो इसी तरह ये सेल्स अगर यहाँ पे स्लाइडली अटैच होंगे फिर इसी के साथ अटैच होंगे, और ये जो अटैचमेंट है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सेल इसी तरह रोटेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये जस्ट क्या है, रोलिंग है। तो जब ये रोलिंग होंगे उसके बाद इंटीग्रीन एक्टिवेशन बाय कीमोकाइंस, उसके बाद ये जो कीमोकाइंस आएंगे इंजर्ड टिश्यू से, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रीन को एक्टिवेट करेंगे। तो इंटीग्रीन जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हाई एफिनिटी स्टेट में चले जाएंगे, और ये जो सेल्स हैं ये वेसल वॉल के साथ मोर टाइटली अटैच होंगे। उसके बाद प्लेटेड एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, जिसको हम पीकेएम कहते हैं या CD31 जिसको हम कहते हैं। तो उसकी फंक्शन क्या है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो ये सेल्स रोलिंग कर रहे हैं, और जब ये टाइटली यहाँ पे अटैच होंगे, एडहेशन होंगे, एडहेशन के बाद ये प्लेटेड एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल पीकेएम के थ्रू या CD31 के थ्रू ये एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होंगे। तो जब ये अटैच होंगे तो इस सेल्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। उसी कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होंगे, ये सेल इसी तरह एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान वेसल से बाहर आएंगे, और इस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन कहते हैं या डायफेडिसिस कहते हैं। और फिर ये सेल्स जब टिश्यू में आएंगे तो ये सेल्स फिर कीमोकाइन के थ्रू ये साइट ऑफ द इंजरी पे चले जाएंगे, और ये जो माइक्रोब्स है या डैमेज टिश्यू है वो इनको एनगल्फ करेंगे और ख़त्म करेंगे। और ये जब यहाँ पे आएंगे तो ये एक्टिवेट होंगे, और ये और भी मैक्रोपेजेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस जाएंगे। तो जब तक यहाँ पे डैमेज टिश्यू, फॉरेन बॉडीज, ये सब कुछ क्लियर होंगे, तो उसके बाद क्या होगा,
कि ये प्रोसेस स्टॉप होंगे। तो ये होल प्रोसेस है, लेकिन ये डिटेल में आगे डिस्कस हो रहे हैं। तो मार्जिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच ल्यूकोसाइट लोकलाइज टू द आउटर मार्जिन ऑफ द ब्लड फ्लो एडजेसेंट टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम। वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ आएंगे, नॉर्मली सेल्स दरमियान में आएंगे, वेसल्स के दरमियान में होंगे, लेकिन जब ये साइड पे वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ नज़दीक आएंगे तो उस प्रोसेस को हम मार्जिनेशन कहते हैं। इन नॉर्मल ब्लड फ्लो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जनरली ट्रेवल अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, मीन कि ये सेंटर में फ्लो करेंगे। एंड ड्यूरिंग मार्जिनेशन द एक्सियल फ्लो ऑफ द ब्लड डिस्टर्ब। लेकिन जब मार्जिनेशन होंगे या इन्फ्लेमेशन होंगे तो उससे क्या होगा, जो वेस्कुलर चेंजेस हमने डिस्कस की, तो उस वेस्कुलर चेंजेस की वजह से क्या होगा कि ये जो एक्सियल फ्लो है वो डिस्टर्ब होंगे। तो जब वो डिस्टर्ब होंगे तो सेल्स का मार्जिन पे आएंगे, एंडोथेलियल सरफेस के नज़दीक आएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये मार्जिनेशन है। ड्यूरिंग मार्जिनेशन स्टेसिस ऑफ ब्लड अकर। मार्जिनेशन के दौरान क्या होंगे? ब्लड स्टेसिस होंगी। जिस तरह हम वेस्कुलर चेंजेस की वजह से हमने कहा था कि वेस्कुलर जो वेसल डायलेट होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो करेंगे। जब ज़्यादा ब्लड एक दफ़ा फ्लो कर लें तो उसके बाद क्या होंगी? ब्लड स्टेसिस काज होंगी। तो एंड सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ द सेल वाइडन, और जो सेंट्रल स्ट्रीम है, जो सेल्स है वो सेंटर में फ्लो कर रहे हैं, वो वाइडन हो जाएंगे, साइड पे चले जाएंगे। एज द वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज इन अर्ली इन्फ्लेमेशन फ्लूइड एग्जिट द वेस्कुलर ल्यूमेन एंड देयरफॉर ब्लड फ्लो बिकम स्लो। और इससे जो वेस्कुलर परमिबिलिटी भी इंक्रीज होंगे तो उससे वाटर बाहर जाएंगे, टिश्यू में जाएंगे। तो जब टिश्यू में जाएंगे तो उसकी वजह से ये विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड भी इंक्रीज होंगे, तो वो स्लो होंगे। तो उस स्लो प्रोसेस की वजह से ये सेल्स कहाँ पे जाएंगे? मार्जिन में जाएंगे। तो ये जो मार्जिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस हो रहा है। प्लाज्मा जोन बिकम नैरो ड्यू टू प्लाज्मा लॉस। ये नॉर्मली क्या हो रहा है कि दरमियान में सेल्स है और इससे साइड पे क्या प्लाज्मा जोन होंगे। वो प्लाज्मा जोन जब वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होंगे तो ये प्लाज्मा क्या पे जाएंगे? टिश्यू में जाएंगे। तो जो दरमियान में सेल्स हैं वो साइड पे चले जाएंगे। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसको हम कहेंगे मार्जिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट अक्यूमुलेशन एट द पेरिफेरी ऑफ द वेसल इज कॉल्ड मार्जिनेशन। जिस तरह ये नॉर्मल फ्लो है और जब ये साइड पे चले जाएंगे इसी तरह सेल्स को, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? मार्जिनेशन है। उसके बाद है रोलिंग। तो रोलिंग क्या है? दिस इज द प्रोसेस इन विच ल्यूकोसाइट एडहेयर टू एंडोथेलियल सेल्स। ये ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डब्ल्यूबीसी है या ल्यूकोसाइट्स है वो एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। It is mediated by interaction of adhesion molecule on the surface of both endothelial cell and leukocyte। तो उसके लिए adhesion molecule होंगे endothelial सेल के सरफेस पे भी और ल्यूकोसाइट के सरफेस पे भी होते हैं। लोकली प्रोड्यूस साइटोकाइन एंड अदर मीडिएटेड एक्टिवेट ऑन एंडोथेलियल सेल। अब ये याद रखिए कि ये जो रिसेप्टर हम या एडेशन मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में ये एक सेल के सरफेस पे, एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे नहीं होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। लेकिन जब ये इंजरी होंगे, साइट ऑफ द इंजरी, तो इंजर टिश्यू क्या करेंगे? डिफरेंट केमिकल रिलीज करेंगे। वही केमिकल क्या करेंगे? एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो एंडोथेलियल सेल जब एक्टिवेट होगी तो उस ये एडेशन मॉलिक्यूल अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके साथ फिर ल्यूकोसाइट अटैच हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल एक्सप्रेस एडेशन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल क्या करेंगे? एडेशन मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे। At the first step, leukocyte attach loosely to these molecule transiently। जिस तरह मैंने कहा कि transiently leukocyte उसी molecule के साथ अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, और ये ट्रांजिएंटली बाइंड होते हैं और फिर डिटैच होते हैं। एंड बिगन टू रोल ओवर, दिस इज कॉल्ड रोलिंग। और ये जिस तरह मैकिन ने कहा कि पी, एल और ई सिलेक्टिन है, तो ये एक के साथ अटैच हो जाते हैं, ट्रांजिएंटली भी बाइंड हो जाते, फिर वो डिटैच होते हैं, फिर दूसरे के साथ। तो इसी तरह ये आगे रोलिंग कर रहे हैं या आगे जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? रोलिंग है। रोलिंग के लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? वो है ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड एल सिलेक्टिन। एडेशन मॉलिक्यूल पर रोलिंग क्या है? ये 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। एक है एंडोथेलियल सेल के सरफेस और एक होता है ल्यूकोसाइट के सरफेस पे।
तो फी सिलेक्टिन के लिए सेलेसाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन है, वो फी सिलेक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं। ई सिलेक्टिन के साथ एल एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन है होते हैं लिकोसाइट के सरफेस पे, वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और एल सिलेक्टिन है तो एल सिलेक्टिन के लिए जो लिकोसाइट में एडिशन मालिक्यूल्स है वो है CD34। तो ये इसी मालिक्यूल के थ्रू ये जो प्रोसेस हो रहा है रोलिंग, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो स्टेप्स है इसको हम कहते हैं रोलिंग फेज। उसके बाद एडिशन है। एडिशन इज मीडिएटेड बाय इंटीग्रीन इंटरेक्टेड विद देयर लाइगेंड्स। ये अनदर रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम इंटीग्रीन कहते हैं। इंटीग्रीन आर एक्सप्रेस ऑन ल्यूकोसाइट सेल सरफेस, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये इंटीग्रीन बेसिकली ल्यूकोसाइट के सरफेस पे अटैच हो रहे हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये ग्लूकोज और लिपिड से बने हुए हैं जिसकी वजह से इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लाइगेंड पर इंटीग्रीन ऑन एंडोथेलियल सेल, और उसी इंटीग्रीन के लिए एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इंटीग्रीन बाय द लाइगेंड डिलीवर सिग्नल टू द ल्यूकोसाइट। जब ये इंटीग्रीन लाइगेंड के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये सिग्नल डिलीवर कर रहा है ल्यूकोसाइट को। द काज साइटोस्केलेटल चेंज दैट मीडिएट फायरम अटैचमेंट, और उसके साथ ल्यूकोसाइट के साइटोस्केलेटन में चेंजेस आएंगे और ये फायरमली अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे। इंटीग्रीन एंड देयर एडिशन मॉलिक्यूल जो एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे है वो है IKM इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल, और एक है VKM वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल 1। ये एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोसाइट के सरफेस पे ये LFA1 है, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1। और एक है MEK है, मैक्रोफेज एंटीजन 1, जिसको हम β2 इंटीग्रीन भी कहते हैं। और VLA है जिसको हम वेरिलेट एंटीजन 4 β1 इंटीग्रीन कहते हैं। तो ये याद रख लीजिए कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो इंटीग्रीन है वो एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे और कौन से इंटीग्रीन है जो ल्यूकोसाइट के सरफेस पे है। जिस तरह रोलिंग वाले बी सिलिकन, एल सिलिकन और ई सिलिकन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसके लिए जो सेल्स है उसके सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। इसी से 3 to 5 एमसीक्यूज मस्ट आएंगे। इस ये जो मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, ये जितने भी स्टेप्स है। ट्रांसमाइग्रेशन या डाइफेजिसिस, उसके बाद क्या होगा कि जब ये फायरमली अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल के सरफेस, द एडहेरेंट ल्यूकोसाइट एक्टिवली लीव द ब्लड वेसल बाय मूविंग अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस टू एन इंट्रासेलुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ PKM। अब PKM के थ्रू, जिस तरह ये वाला पिक्चर में दिया हुआ है कि जब ये फायरमली यहाँ पे अटैच हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, PKM के थ्रू ये इस ल्यूकोसाइट के सरफेस, ल्यूकोसाइट के स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस भी आएंगे और ये PKM के साथ अटैच होंगे और PKM क्या करेंगे, उसको वेसल से टिश्यू में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको CD31 भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इन्वॉल्व है इन द ट्रांसमाइग्रेशन। तो जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं हर एक स्टेप में, वो आप लोग याद रख लें कि ये कौन से स्टेप में ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट फिनोमेना, जिस तरह हम कह रहे हैं कि कीमोटैक्सिस, तो व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमो मीन्स केमिकल एंड टैक्सिस मीन ट्रेवल्स, केमिकल के अगेंस्ट ट्रेवल करना, इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट आर अटैच्ड टू एंड मूव टुवर्ड एन अट्रैक्टर, यूजुअली अ केमिकल सब्सटेंस एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी होंगे वहाँ पे ल्यूकोसाइट अट्रैक्ट होंगे, मूव होंगे, तो उसी केमिकल के अगेंस्ट वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट केमिकल रिलीज होंगे, मीडिएटर रिलीज होंगे। वही मीडिएटर क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट अपनी तरफ खींचते हैं और ये ल्यूकोसाइट वहाँ पे जाएंगे, तो उस मोमेंट को क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस कहते हैं। लोकोमोशन ओरिएंटेड अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट मीन कि जहाँ पे इंजरी है तो वहाँ पे ज़्यादा केमिकल रिलीज होंगे, तो जब ज़्यादा केमिकल रिलीज होंगे तो सेल्स में ये अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी रखे हैं कि जहाँ पे केमिकल्स जो मीडिएटर्स है वो रिलीज होंगे तो ये सेल उसी साइड पे चले जाएंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोअट्रैक्टेंट कैन बी एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, ये दोनों हो सकते हैं, एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं।
Chemotactic agent begin the process of chemotaxis bind to specific 7 transmembrane G protein couple receptor। और ये जो केमिकल कीमोटैक्टिक एजेंट है ये कहाँ पे बिगिन या स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्टिंग जब ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ये केमिकल अटैच होंगे तो ये स्टार्ट होंगे प्रोसेस कीमोटैक्सिस। सिग्नल इनिशिएटेड फ्रॉम दीज रिसेप्टर काज एक्टिवेशन ऑफ द सेकंड रिसेप्टर और इसी से सेकंड रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो जब सेकंड रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे? इंड्यूस पोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन इन द लीडिंग एज। जो ये बेसिकली सेल्स है ल्यूकोसाइड है ये इसका लीडिंग एज है एक्टिन पोलीमराइजेशन। तो उसकी जब पोलीमराइजेशन होंगे तो ये मोमेंट करेंगे। तो उस मोमेंट से क्या होगा कि ये जो सेल्स है ये आगे जाएंगे। लोकलाइजेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द बैक साइड और मायोसिन जो फिलामेंट्स है ये जो बैक साइड पे तो ये इन दोनों की चेंजेस की वजह से पोलीमराइजेशन और लोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा? ये सेल मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? कीमोटैक्सिस। ये वही होल सिनारियो है कि हमने कहा कि मार्जिनेशन किस तरह होगा, फिर रोलिंग क्या होंगे, फिर इंटीग्रीन एक्टिवेशन बाय कीमोकाइंस किस तरह होगा, फिर स्टेबल एडिशन होगा। स्टेबल एडिशन के बाद मार्जिनेशन थ्रू एंडोथेलियम जिसको हम इमिग्रेशन भी कहते हैं, डायपेटिसिस भी कहते हैं, वो होगा। वो जब आएंगे तो यहाँ पे कीमोकाइन अदर कीमोकाइन भी रिलीज होंगे और ये कीमोकाइन ये एक सर्कल में जाएंगे। तो जब भी यहाँ पे साइट ऑफ द इंजरी रिजॉल्व नहीं होंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट होंगी। इसके बाद है फेगोसाइटोसिस। जब ये सेल्स वहाँ पे जाएंगे तो ये किसके लिए जाएंगे? ताकि फेगोसाइटोस कर ले डेड टिश्यू को, माइक्रोब्स को और फॉरेन एजेंट को। तो इसके लिए जो सेल्स जो प्रोसेस कर रहा है इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। is the process by which the microorganism and other foreign particles engulf and destroy by neutrophil and macrophages। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन पार्टिकल है या डेड टिश्यू है वो ये सेल्स वहाँ पे एनगल्फ करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। रिकग्निशन एंड अटैचमेंट। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करेंगे फॉरेन ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इसको एनगल्फ करेंगे, अंदर सेल्स के अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल। और जो इंजेस्टेड मटेरियल है वो फिर वहाँ पे किलिंग होंगे और उसको तो ये फेजेस है 3 फेजेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस। रिकग्निशन एंड अटैचमेंट फिर क्या है उसको हम डिटेल में अगर जाएंगे तो इन दिस प्रोसेस द WBC सेल आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट व्हिच दे हैव टू फेगोसाइटोस। अब जो भी इस पार्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सेल फेगोसाइटोस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहा है। क्लियर? Recognition and attachment of most of the microorganisms is facilitated by coating the serum protein called opsonin, जो बेसिकली सेल्स के सरफेस पे डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट हो जाते हैं, कोटिंग रिसेप्टर या कोटिंग एंटीबॉडीज होते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो इस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट कर रहा है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन या ऑप्सोनिन। उसी रिसेप्टर को हम ऑप्सोनिन कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ये बेसिकली रिकग्निशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। विच इन टर्न बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ल्यूकोसाइट, और ये फिर ल्यूकोसाइट के सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। द ऑप्सोनिन आर C3b एंड IgG, और बेसिकली ये क्या होते हैं? C3b या IgG होते हैं। ये अगर माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स या जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट या तो एंटीबॉडीज बने होते हैं हमारी बॉडी में, या जो हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस कर C3b को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सपोज अगर बैक्टीरिया हमारे किसी पार्ट में किसी ऑर्गन में एंटर हो जाए और वहाँ पे ये इंजरी काज करे तो सेल्स जब आए तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? कम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होंगे। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम C3b से रिलीज होगा और C3b जब बनेंगे तो वो माइक्रोब के सरफेस पे अटैच होंगे। तो उस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं कि C3b या IgG माइक्रोब या फॉरेन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अटैच होता है तो फिर ये ऑप्सोनाइजेशन इसको कहते हैं। सपोज एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर ये बिल्कुल अंधेरा है, अगर अंधेरा है और कहीं पे एक लाइट जला हुआ है तो उसी अंधेरे में आप उसी लाइट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह
जब ये C3B या IgG किसी माइक्रोब या फॉरेन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अटैच होंगे तो WBC इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको एनगल्प भी कर सकते हैं, और उसकी जो C3B है या IgG है उसके लिए WBC के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वही रिसेप्टर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको एनगल्प करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे एप्सोनाइजेशन। ये जब फॉरेन ऑब्जेक्ट माइक्रोब्स के सरफेस पे C3B या IgG अटैच हो जाते हैं तो ये सेल्स को मोर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये एप्सोनाइजेशन है। और एप्सोनिन बेसिकली C3B और IgG है। एनगल्फमेंट उसके बाद क्या होगा? एनगल्फमेंट होगा जब ये C3B और IgG WBC के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होंगे, तो उसके बाद सेल्स में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे और उस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेल्स के अंदर चलेंगे आएंगे, इसको हम कहेंगे एनगल्फमेंट। This process occurs by pseudopodial extension of the leukocyte cytoplasm which completely enclose the foreign particle forming phagosome। जब ये फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल्स के सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसमें चेंजेस आएंगे और ये सूडोपोडियल प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और वो प्रोजेक्शन क्या होगा, ये जो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सेल्स के सरफेस पे अटैच है तो उससे सर्कल में ये साइटोप्लाज्म आ जाता है और वो एक शेल में क्लोज हो जाते हैं जिसको हम फेगोसोम कहते हैं। मेम्ब्रेन फॉर लाइसोसोम ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद इट एंड फॉर्म फेगोलाइसोम। और ये फेगोसोम फिर लाइसोसोम ग्रेन्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फेगोलाइसोम। और लाइसोसोम discharge their content into phagous lysosome causing killing and degradation of the microorganism। और लाइसोसोम क्या है, ये ऐसे एंजाइम है कि ये डायरेक्टली जितनी भी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे तो वो उसको ख़त्म करेंगे और किल करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये बेसिकली इसके होल प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस है और लास्ट में इसकी किलिंग और डिग्रेडेशन होंगी। तो ये था ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। और एक सेल्स जब एक इंजरी होंगे तो किस तरह विद इन मिनट विद इन सेकंड ये होल प्रोसेस इनिशिएट होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जहाँ पे इंजरी होंगे वो जो अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट इन्फेक्शन वगैरह होंगे वो भी रिजॉल्व होंगे और जो डेड टिश्यू वो भी ख़त्म होंगे और सेल या टिश्यू बिल्कुल नेचुरल स्टेट में आएंगे। तो ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव रिस्पांस हमारी पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बता दी एक स्टेप कि किस तरह ये होल प्रोसेस हो रहा है। और अगेन अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और सेकंड ये है इम्पोर्टेंटली कि आप जितनी भी है आप अगर इस लेक्चर को सुन रहे हैं जो भी व्यूअर्स हैं तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर हम शेयर कर रहे हैं वो आपको इजीली जब भी हम अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो इजीली आपको एक्सेस होगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।